रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, इसके 8वें भाग में आपका स्वागत है। आप सब लोग पहले देख चुके हैं 7 के 7 भागों में कि किस तरह से अंग्रेजी सरकार ने बिना अधिकार होते हुए भी कूटकरण किया रुपए का और इस प्रकार देश की जनता के साथ धोखा किया, देश का शोषण किया, भारत की संपदाओं को लूटा। आज चूंकि आजाद हिंद के सैद्धांतिक रुपए की बात हो रही है, नेताजी के सैद्धांतिक रुपए की बात हो रही है, इसीलिए हमने अपनी टी शर्ट पर भी नेताजी को धारण किया है। आपने देखा है कि किस तरह से उसी वक्त ये जो 3 योद्धा हैं जो आपको मेरी कमर पे नजर आ रहे होंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनकी प्रतिमा का हम लोगों ने 23 मार्च 2025 को समालखा में स्थापना की थी, जिसकी स्थापना मूर्ति की, वही लोग इस सरकार के इन षड्यंत्र को समझते थे। उन्हीं लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया और नेताजी को युद्ध अपराधी बना दिया गया, अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधी, क्योंकि नेताजी इस पूरे खेल को समझते थे। आज के दौर में आपने कुछ ऐसे लोग जो पहले हम लोगों के साथ ही क्रांतिकारी होने का दावा भरते थे, वो लोग अब सरकारों के साथ मिल गए हैं और हमारे ही खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं। जनता सरकार मोर्चा के साथ मुहिम चलाए हुए हैं, स्पेशली देवेंद्र भलारा की खिलाफत करने पर और किसी भी तरह से उसके चरित्र हनन पर दिन रात लगे हुए हैं। आपको यह समझना होगा कि बिल्कुल वही दौर आ रहा है। 7वें भाग में हमने जैसे बताया था कि देश के अंदर अस्थिरता लाई जा रही है, राजनीतिक अस्थिरता भी लाई जा रही है, आर्थिक असमानता की खाई भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो शोषक जो है वो बहुत ऊंचा होता जा रहा है, दूसरी तरफ जिसका शोषण हो रहा है वो गरीब और होता जा रहा है, उसका सारा धन लूटा जा रहा है। अभी हम इसको देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय रुपये की पुनः स्थापना कैसे हुई। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उसी आंदोलन के दौरान भारत के वीर सपूत शहीदों के प्रणेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आरजी हुकूमत आजाद हिंद नाम से सरकार का गठन कर लिया, जिसे आजाद हिंद सरकार के नाम से जाना जाता था। और 5 अप्रैल 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों द्वारा भारत में की जा रही लूटपाट और शोषण का करारा जवाब देते हुए नेशनल बैंक ऑफ आजाद हिंद को रंगून में स्थापित करके भारत की मुद्रा, भारतीय रुपया जो प्राय लुप्त हो चुकी थी, उस भारतीय रुपये को पुनः नया जीवन देते हुए आजाद हिंद रुपये के रूप में जारी कर दी। कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में जो रुपया छा गया, यह आजाद हिंद का रुपया कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मुद्रा थी, यह स्टेट मुद्रा नहीं थी। और बर्मा की विधि द्वारा, बर्मा के कानून द्वारा, वर्मा नहीं बर्मा जो म्यांमार जिसे हम कहते हैं, उसकी विधि उसके कानून द्वारा रजिस्टर्ड थी और उस रुपये का मानक मूल्य और सैद्धांतिक और स्थिरांक था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 8 स्वतंत्र राष्ट्रों ने इस आजाद हिंद रुपये को मान्यता दे दी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्रिंसिपल में लिखा कि डिटर्मिनेशन नॉट टू बोरो लोन्स एज इट में डिस्ट्रॉय द कंट्री। इसका जो प्रिंसिपल था वो यही था कि हमें लोन नहीं लेना है क्योंकि ये देश को बर्बाद कर देगा। इस आजाद हिंद रुपये में गवर्नमेंट रुपये को जड़ से उखाड़ने की क्षमता थी। आजाद हिंद बैंक तीव्र गति से बढ़ने लगा और भारतीयों ने इस बैंक का भरपूर समर्थन भी किया और कुछ ही दिनों में भारत की जनता ने इसकी तिजोरी सोने से भर दी, क्योंकि रुपये की बैकिंग सोने से होती है। वहां अगर आपके पास रुपया है तो सोना होगा। इस आजाद हिंद बैंक लिमिटेड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। उसके कुछ दस्तावेज हम लोगों ने यहाँ पर साथ में लगाए हैं कि कैसे बर्मा से बना, और इसकी जो इनिशियल जो कैपिटल थी वो 50 लाख रुपए थी। उस दौर की बात हो रही है जब कहते हैं कि उस टाइम पर रुपया नहीं था। इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नाम लिखे गए हैं S.A. अय्यर और दीनानाथ। डायरेक्टर जो इसके चेयरमैन थे S.A. अय्यर और जो इसके डायरेक्टर थे वो दीनानाथ थे, और मैनेजिंग जो सेक्रेटरीट थे वो D.N. भंडारी थे, D.N. बदूरी। इसकी क्या क्या चीजें थी, इसकी ब्रांचेज कहाँ थी और क्या इसके सीन थे पूरे के पूरे, इसके अंदर किताब की इस वाले पार्ट में हमने दिए हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से। वैध सरकार अर्जी हुकूमत आजाद हिंद की वैध रुपया आज भी बंद नहीं है। ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हमने ये रुपया जो अंग्रेजी हुकूमत का रुपया है, जो ब्रिटिश रुपया है, जो आपकी जेब में पड़े हुए ये नोट हैं, यदि आपने ये नोट लेने बंद कर दिए तो काम कैसे चलेगा। ये रुपया मूल्य का मापक है दोस्तों। यदि आप एक दूसरे पर भरोसा करते हो
तो आपका कहा हुआ ही रुपया है। बैंक का दूसरा नाम, बैंक की यदि आप देखेंगे, उसकी हिंदी अगर आप देखेंगे, डेफिनेशन में जाएंगे, अंग्रेजी की हिंदी जब आप करते हैं तो बैंक का एक अर्थ मिलता है किनारा, जो नदी का किनारा, और बैंक का दूसरा नाम मिलता है विश्वास। सारे बैंक और सारी मुद्राएं केवल विश्वास पर चलती हैं। आपका विश्वास नहीं जिस मुद्रा पर रहेगा, आप उसका इस्तेमाल बंद कर सकते हैं, और जिस पर विश्वास हो आप खाली कागज पर लिख कर दे दें, वहीं से चल जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस कागज पर साइन कर देते थे वही रुपया बन जाता था। वो नैतिकता यदि आपके अंदर बची है, वो अगर बेस आपका बचा है, यदि वो उसका मानक आपके पास बचा है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है हमें किसी विदेशी मुद्रा को अपनाने की। और ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये रुपया आज भी बंद नहीं हुआ है। जो हमारी वैध सरकार है, जो हमारी लीगल सरकार है, आरजी हुकूमत आजाद हिंद, उसका रुपया जो आजाद हिंद रुपया है वो अभी चल रहा है। इधर अंग्रेजी हुकूमत में खलबली मच गई, जिसका मुख्य कारण था विधि द्वारा स्थापित संप्रभुता संपन्न आजाद हिंद सरकार, जो विधि द्वारा स्थापित स्वतंत्र सरकार के मानकों को पूरा करने के पश्चात आजाद हिंद सरकार का गठन किया गया। किसी भी राष्ट्रीय सरकार के गठन में मुख्य मानक क्या है? एक तो उसका संविधान होना चाहिए, एक उसकी अपनी सेना होनी चाहिए, एक उसकी मुद्रा होनी चाहिए, और फिर स्वतंत्र राष्ट्र उसे मान्यता देते हैं। अब इसे आरजी हुकूमत आजाद हिंद सरकार ने पूरा किया। 12 स्वतंत्र राष्ट्रों ने आजाद हिंद सरकार और उसकी मुद्रा आजाद हिंद रुपये को मान्यता दिया। आरजी हुकूमत आजाद हिंद अस्थायी भारत सरकार, जिसके प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, आजाद हिंद रुपये पर इनकी तस्वीर लगी रहती थी। इस रुपये का मानक स्थिरांक भी था और सैद्धांतिक भी था। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा जारी भारत की मुद्रा रुपये का कूटकरण बनाया गया भारतीय गुलामों के रुपये, ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपये और गवर्नमेंट रुपये, जो भारतीयों को खून चूस रहा था और भारतीय जनता को गरीबी भुखमरी तक पहुंचा दिया था। नेताजी ने भारतीय सैद्धांतिक मानक का रुपया पुनः स्थापित किया। यह आजाद हिंद सरकार का स्टैंडर्ड था जो आपको दिया गया है। जो वजन तोले में, एक तोला जो वजन है वो 11.664 ग्राम शुद्ध चांदी 1 रुपया, और 10 ग्राम जो शुद्ध सोना है, यानी कि 1 तोला सोना 10 रुपया, यानी 1 मोहर। ये मोहर का फोटो है और ये रुपये का फोटो है। ये आपको दिया गया था। ये 1 मोहर 10 रुपए के बराबर थी। वही जो सिद्धांत जो पुराना चलता आ रहा था उसी को स्थापित कर दिया था। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि जनता ने विश्वास जताया और यदि हालात ने साथ दिया तो आने वाले वक्त में जनता सरकार मोर्चा अपनी मोहर और रुपया इसी तरह से जारी करने वाला है। नहीं तो नेताजी सुभाष चंद्र वाले रुपये को दोबारा स्थापित करने वाले हैं, जो असली भारतीय रुपया है। ब्रिटिश सरकार को आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज से भी ज्यादा डर इस बात को लेकर था कि अगर आजाद हिंद बैंक बरकरार रहा तो भारत सहित पूरी दुनिया से हमारा शोषण और लूटपाट बंद हो जाएगा, क्योंकि भारत पूरी दुनिया को गाइड करेगा, भारत पूरी दुनिया का गुरु बनेगा कि रुपया क्या होता है और बिना शोषण के व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं पूरा दुनिया के अंदर। बिना शोषण की व्यवस्था को चलाने का जो अध्याय है वो भारत शुरू कर सकता है। एग्जाम्पल भारत के पास पहले से मौजूद है। उदाहरण इस तरह से है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में एक मूल में है कि कोई किसी का शोषण ना कर पाए, क्योंकि हमने मानक तय किए हुए हैं। पूरी दुनिया में कहीं किसी मुल्क के अंदर कहीं कोई मानक तय नहीं है। आदमी का मानक, औरत का मानक, आदमी और औरत के संबंधों का मानक, आपस में गांवों में चलने का मानक, वो धर्म, मानव धर्म क्या है, पशु के साथ हमारा किस तरह का रिश्ता हो, पेड़ों के साथ हमारा क्या रिश्ता हो, माटी के साथ अपना क्या रिश्ता हो, पानी के साथ अपना क्या रिश्ता हो, ये सब हमारे पुराने ग्रंथों के अंदर, वेदों के अंदर वर्णित है कि हमारा मानक क्या है, हमारे जीने का मानक क्या है। मानक खत्म कर दो, सारी अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। और अंग्रेजों ने सिर्फ एक ही काम किया है, मानक खत्म कर दिया। हमारे खाने का मानक खत्म कर दिया, बोने का मानक खत्म कर दिया, उगाने का मानक खत्म कर दिया, पीने का मानक खत्म कर दिया और जीने का मानक खत्म कर दिया, रिश्तों के मानक खत्म कर दिए, रुपए के मानक खत्म कर दिए। मानक मतलब स्टैंडर्ड, एक लेवल है, इस लेवल से ऊपर के व्यक्ति को इंसान कहा जाएगा, इस लेवल से नीचे वाले को शैतान कहा जाएगा या हैवान कहा जाएगा या अपराधी कहा जाएगा। ये सब मानक हैं, स्टैंडर्ड है। यहां पर अपराधी को आप लोग एमएलए बना देते हैं या हीनियस क्राइम करने वाले को आप लोग बिठा देते हो। अरे 182 केस थे योगी के ऊपर, जब उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से 80 से ऊपर तो हीनियस क्राइम के हैं, लूटपाट, हत्या की कोशिश और इस तरह के मुकदमे, जिनको मुख्यमंत्री बनने के बाद हटा दिया गया।
ऐसे अपराधियों, आदमखोर और तड़ीपार जैसे लोगों को हम लोग सिर पे बैठा के रखते हैं। ये मानक खत्म करने की वजह से ही इस देश का सत्यानाश हुआ, बल्कि पूरी दुनिया का सत्यानाश हुआ। तो ये स्टैंडर्ड हमको दोबारा से स्थापित करना पड़ेगा। तो वास्तविक आजादी होगी। अंग्रेज, उन्होंने पता था कि जब वो भारत शोषण और लूटपाट बंद हो जाएगा तो भारत आर्थिक रूप से आजाद हो जाएगा, जो वास्तविक आजादी होगी। अंग्रेज इस बात से परिचित थे कि आर्थिक आजादी ही असल आजादी है और आर्थिक गुलामी ही असल गुलामी है। इसीलिए उनको यहां से जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। और एक और बात थी, ये कागज, ये दस्तावेज आपके सामने पेश किए जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। मेरे पास ये गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल 1972 है, जो आज भी छपता है। 4 जगह पर छपता है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में। और ये सिर्फ उन्हीं के लैंड रेवेन्यू वालों के पास ही भेजा जाता है। आप पूछेंगे कि ये अभी भी वैलिड है या नहीं, तो उनको पता है कि ये वैलिड है, लेकिन देश की जनता के लिए पब्लिकेशन नहीं किया जाता और देश की जनता के पास ये नहीं है। आदिवासियों के पास रहता है, बाकी लोगों के पास रहता है। इसका अगर आप जाएंगे पेज नंबर 396 पर 24 नंबर कॉलम यदि आप खोलकर देखते हैं, इसके अंदर स्पेशल रूप के अंदर लिखा हुआ है कि इन अंग्रेजों को यहां पर जो ये व्यापार करने की, जो शहर बसाने की और शहरों को मतलब गांव से अलग रखने की और ये पारिवारिक व्यापारिक गतिविधियां जारी करने की परमिशन मिली थी मात्र 99 साल के लिए। और वो 99 साल ये 24 नंबर में गया कि हर हाल में उनको 1969 तक इस देश से गायब हो जाना है। तो उन लोगों ने पूरी कोशिश करी कि 47 में आजादी का नाटक किया जाए, उसके बाद काले अंग्रेजों को सत्ता के ऊपर बैठा दिया जाए और 1969 तक आने वाले जो 20 साल होंगे, 20-22 साल, उसमें ऐसी व्यवस्था बना दी जाए जिसके अंदर ये भारत के लोगों को इसी व्यवस्था का गुलाम बना दे और लोगों को पता भी ना चले कि तुम असल में आजाद हो और शहरी व्यवस्था भारत की व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। शहरी व्यवस्था अंग्रेजी व्यवस्था का हिस्सा है। भारत की संस्कृति के अंदर व्यापार नहीं है। हम लोग किसी भी कार्य को व्यापार में नहीं लेते, इसलिए हम लोग लेन देन इस तरह से रखते हैं जैसे पारिवारिक हो। पूरी दुनिया को परिवार मानने वाला भारत जब किसी को कुछ देता है तो बदले में लेने की उम्मीद नहीं रखता है, क्योंकि वो व्यापारिक रिश्ता नहीं रखता है। इसीलिए गांव आजाद थे, क्योंकि वो व्यापार नहीं करते थे किसी भी चीज का। इन्होंने हर चीज के अंदर व्यापार डाल दिया। और अब तो ये पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी की सब्सिडी जब दे रहे हैं और उसके बाद किसान को एमएसपी के नाम पर पैसा, हमको इतना पैसा चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए, उसको व्यापार की श्रेणी में लेकर के आ रहे हैं। और ये खेती के 3 कानून इसी का षड्यंत्र है और किसानों को इस बात का पता भी नहीं है। हम लोग करेंगे इसके ऊपर बहुत बहुत लंबी चर्चा और बड़ा लंबा खेल, इसको पूरा जानेंगे किस तरह से ये बनी। ये पूरा चला। अब इसके अंदर आजाद हिंद सरकार द्वारा अपनी मुद्रा चलन में लाने से इसकी इतनी ताकत बढ़ गई कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा देते हुए मित्र देशों के सहयोग से अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया, जिसमें अंग्रेजों की कमर तोड़ डाली। इस युद्ध में भारत के लाखों शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। लगभग 10,000 आजाद हिंद सैनिकों को बंदी बना करके अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले में रखा और उन पर खुलेआम मुकदमा चलाकर अंग्रेजों में फांसी देने की योजना थी। इस गाथा को भारत की जनता से छुपाया गया। आपको जानकर बड़ी चिंता होगी कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया नेताजी ने, और उस समय अंग्रेजों ने और भारत के नेताओं ने भारत की जनता को आजाद हिंद सरकार और उसके कार्यों की जानकारी आप तक नहीं पहुंचने दी। ये एक संयोग है कि अंग्रेजों द्वारा आजाद हिंद सैनिकों पर खुलेआम मुकदमा चलाकर फांसी देने की योजना का पता जब भारत की जनता को मालूम पड़ा तो देश की जनता आंदोलित हो गई। और देश की जनता जब आंदोलित हुई तब जाकर अंग्रेजों ने अपनी फांसी देने की योजना टालनी पड़ी और नेताजी की इस दौरान मृत्यु हो गई 1945 में। जो आजाद हिंद सेना के कुछ लोग हैं वो आज भी कहते हैं कि नेताजी जिंदा हैं। भारत स्वाभिमान के कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी वापस आएंगे। वो चीजों पर ना पढ़ते हुए यदि हम इस चीज को समझ पाएं कि 1945 में नेताजी सीन से बाहर हो गए, ये अफवाह फैलाई गई कि वो एक दूसरा पक्ष कहता है कि नेताजी जिंदा है, ऐसा प्रचलित करके नेताजी को जिंदा और मुर्दा में उजाल दिया गया और नेताजी का आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद बैंक और आजाद हिंद का धन संबंधित दस्तावेजों को जब्त करके रख लिया गया। आजाद हिंद सेना का कोई भी दस्तावेज बाहर क्यों नहीं आ पाया? आज के टाइम पर अपने आप को भारत देश के देशभक्तों की सरकार कहने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस दिन दस्तावेजों को बाहर क्यों नहीं किया? वो लूट का रुपया कहां है? आजाद हिंद बैंक का सोना किसके पास है? वो पैसा कहां है और देश की जनता को वापस क्यों नहीं किया गया?
उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित क्यों नहीं किया गया, और इसको उनसे जुड़े दस्तावेजों को अभी तक बाहर क्यों नहीं लाया गया? ये भी तो बड़ा सवाल बनता है ना, जिसका जवाब जनता सरकार मोर्चा आने वाले टाइम में पूछने वाला है। सभी क्रांतिकारियों को जिनको भी इन लोगों ने आतंकवादी घोषित किया है, उनको हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे कि उनको क्रांतिकारी की संज्ञा दी जाए और उनको देश के अंदर लड़ने वाले, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर लड़ने वाले स्वाधीनता सेनानी के रूप में जाना जाए, ना कि आतंकवादियों के रूप में, जिस तरह से वहां पर लिखा हुआ है उनके दस्तावेजों में। भारत के लिए मर मिटने वाले उन शहीदों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित दस्तावेजों को भारत की जनता से छुपाना देशभक्ति कहा जाएगा या फिर देशद्रोह कहा जाएगा? आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके, आप इसे देशभक्ति कहेंगे या देशद्रोह कहेंगे? आरटीआई के अंतर्गत 19 जून 2015 को जो प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था, जो पेज नंबर हमने दिए हैं वो उसमें मेंशन किया हुआ है, जो पिछले वाला पेज नंबर था, ये मैं आपको बता रहा हूं। 7वें पार्ट में जो बताया गया था 189 से 197 तक, वहां पर इसकी जानकारी हमने इसमें दी हुई है कि नेशनल बैंक ऑफ आजाद हिंद लिमिटेड की करेंसी से लेन देन किसके द्वारा बंद कराया गया और किस कारण बंद कराया गया और किस सन से बंद कराया गया। आपको बता देते हैं, इसमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ने इसका उत्तर दिया है कि अध्यक्ष स्तरीय सीपीआईओ के पास विनिमय माध्यम के रूप में सोने के मानक और डॉलर के प्रयोग के मानक हेतु विधिक प्रारूप की किसी वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। सोने और चांदी से लेने का यानी उस वैध मुद्रा का कोई भी दस्तावेज हमारे पास नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वांछित सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है और आजाद हिंद सरकार की वैध आजाद हिंद बैंक और मुद्रा भारतीय आजाद हिंद रुपया वैध थी और वैध है। ये रिजर्व बैंक से उत्तर से स्पष्ट हो रहा है। हमने कहा कि जब आजाद हिंद बैंक और उसकी मुद्रा को किसी सरकार ने बंद ही नहीं किया तो इसका मतलब यह कि वैध बैंक है और वैध आजाद हिंद रुपया है और वो आज भी चलन में है। अगर भारत सरकार के पास और रिजर्व बैंक के पास इसके बंद होने का कोई दस्तावेज नहीं है तो इसका मतलब है वो आज भी चलन में है। तो भारत की जनता से लेन देन क्यों नहीं किया जाता? ये एक सवाल बनता है कि उसी मुद्रा में, वैध रुपए में, जब ये ब्रिटिश रुपया अवैध है तो वैध रुपए में इसका लेन देन क्यों नहीं कर रहे? भारत को आजादी मिलने के बाद भारत के शहीदों द्वारा स्थापित वैध बैंक और वैध आजाद हिंद रुपया था, तो जिन अंग्रेजों ने भारत को सैकड़ों साल गुलाम बना करके रखा और जिस रुपए से भारत को लूटा और लूट रहे हैं, उस ईस्ट इंडिया कंपनी रुपए और गवर्नमेंट रुपए को कूट खरीद जो विधि शून्य है, उससे लेन देन क्यों? विधि शून्य मतलब जिसकी लीगल वैल्यू जीरो है, उससे लेन देन क्यों चल रहा है? सवाल ये है, इसका जवाब भारत सरकार देगी कि नहीं देगी? ये भी बड़ा सवाल है ना, कि इस सवाल का जो जवाब है वो हमारी केंद्रीय सरकार देगी कि नहीं देगी। ये देखिएगा, ये हमने कुछ ये इस पेज के ऊपर दिए हुए हैं, जो नेताजी का जो रुपया है उसको छापा गया है। इसमें लिखा हुआ है आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद, आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद, आज़ाद हिंद बैंक, आज़ाद हिंद बैंक, नेताजी का बॉन्ड है ये, जय हिंद, प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 1000 रुपीज। अभी इसके बाद ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आता है जिसके अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से मजदूरों के साथ छल कपट किया जा रहा है, जो कि अगला पार्ट इसके अंदर आएगा। यानी पार्ट नंबर 9 जब हम आपको देंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे पार्ट नंबर 9 में कि भाई साहब, जब आपके पास अगर लीगल रुपया आपको दे दिया जाए, आपको आपकी मजदूरी के रूप में, आपकी फसल के रूप में, आपकी कपास है, चाहे आपका गेहूं है, चाहे वो उसमें लीगल रुपए में यदि आपसे लेन देन किया जाए, तो वो लीगल रुपया में आपके फसल की वैल्यू कैसे मापेंगे आप? या आपका या जो आपकी मजदूरी है उसको लीगल रुपए में यदि मापना शुरू कर दें, तभी तो पता चलेगा कि महंगाई है या सस्ताई है। यदि आप महंगाई और सस्ताई को नहीं जानेंगे, यदि आप असल वैल्यू को नहीं जानेंगे अपनी मेहनत की, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप असल में लूटे जा रहे हैं या आप मेहनत कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम है ना। इसलिए हम लोगों को यह जानना होगा कि असल जो मजदूरी है वो अगर 1970 में मजदूरी 50 रुपया थी और आज अगर हम कहते हैं कि 500 रुपया मजदूरी है, तो फिर बताइए आप
तो फिर बताइए कि वो मजदूरी किस तरह से ली जाएगी और उसकी उसकी गणना कैसे की जाएगी। इसलिए हम वैध रुपए में देखेंगे कि वैध रुपए में जब मजदूरी का कंपैरिजन किया जाए, आपकी फसल का कंपैरिजन किया जाए, तो आपको देखना होगा कि आज सस्ताई है या महंगाई है, आपको लूटा जा रहा है या आपको अभी पोषित किया जा रहा है या शोषित किया जा रहा है। इसकी चर्चा हम 9 नंबर पार्ट में करेंगे। 8 नंबर पार्ट में इतना ही। क्या आपको लगता है कि हम आज़ाद हिंद रुपये के साथ आगे बढ़ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत के रुपये का जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स होना चाहिए, स्थिरांक होना चाहिए? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।